इंडिया एंड द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी आवाज़ सुननी पड़ रही है, पर आप यकीन मानिए मैं भी यहाँ खुशी से तो हूँ नहीं। पर मेरे सामने ऑप्शन ही क्या है? या तो मैं चुप बैठ के आपके सामने जो झूठ परोसा जा रहा है उसे देखते रहूँ, या फिर इस जहर को आपके दिमाग से निकालने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ। माफ़ी इसलिए भी मांगने जा रहा हूँ क्योंकि शायद मैं जो कहने वाला हूँ उसमें से ज़्यादातर बातें आपको अच्छी ना लगे, पर आपकी भावनाओं का ख्याल रखना मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको सच बताना है। आज का मुद्दा है कि आखिर इसी समय क्यों इजराइल ने हमला किया ईरान पे। पर इसके बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, आपका मीडिया जो है ना, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, दिनों दिन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बाहर की दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। वैसे मीडिया का मानना है कि आप जटिल मुद्दे समझ नहीं सकते, मेरा नहीं मानना ऐसा है। मेरा मानना है कि अगर आपको सही जानकारी दी जाए तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, और वही कोशिश मैं करने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरे दिमाग में एक साइड सही है, दूसरा साइड गलत है, पर मैं यहाँ सही गलत का फैसला करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बस आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, आपको सही तरीके से फैक्ट समझाने जा रहा हूँ। डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ने ईरान पे इसी समय क्यों हमला किया। बाय द वे, आपको जो भी कारण बताए गए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। मैं आके आपको समझा दूंगा एक एक करके, ठीक है? पर आगे बढ़े उससे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में एक घटना या दुर्घटना या इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो भी है वो हुआ। तो संदर्भ कुछ ऐसा है दोस्तों कि ईरान और यूएसए के बीच में बात चल रही थी, और जो भी लोग इस बातचीत से जुड़े हुए थे, जिनमें से अब कुछ इस दुनिया में नहीं है, उन सभी का मानना है कि ये बातचीत जो है वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही थी। वैसे इस बातचीत के विषय में भी कई थ्योरियां हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर ओवरऑल ये माना जा रहा था कि बातचीत सकारात्मक आगे बढ़ रही है और इसके अच्छे निष्कर्ष निकल सकते हैं। जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ईरान से बाहर आए हैं उनके हिसाब से पिछली वाली जो JCPOA जो डील थी ईरान और बराक ओबामा के बीच में, उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट की जो लिमिट रखी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डील हो रही थी उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट की लिमिट उससे भी कम कर दी गई थी, और ईरान उसके लिए भी तैयार था। यानी कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही थी। दूसरी तरफ नेतन्याहू कंटिन्यूसली ये कह रहे थे कि ईरान पे भरोसा नहीं किया सकता, ईरान पे न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन के साथ ईरान को सहन नहीं किया जा सकता, ईरान के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं हो सकता, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर के लिए या फिर मेडिकल सप्लाई के लिए किसी भी तरीके की चीज़ के लिए एनरिचमेंट वाला यूरेनियम नहीं हो सकता। बाय द वे, आपको पता होना चाहिए कि बम बनाने के अलावा भी रेडियो एक्टिव मटेरियल काफ़ी जगह काम आता है, और मॉडर्न मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा काम आता है और सारी दुनिया में यूज़ होता है। अगर आप इंडिया में Tier 2 या Tier 1 सिटी में हैं और कहीं भी आप रेडियोथेरेपी कराने जाते हैं, कीमोथेरेपी कराने जाते हैं, तो ये सारी यूज़ होते हैं। पर इसके लिए भी तैयार नहीं था नेतन्याहू एंड इजराइल। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि इस गेम के खिलाड़ी कौन कौन थे। खिलाड़ियों के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ उनकी नीयत समझ में आएगी, उनके मोटिवेशन समझ में आएंगे, उनकी रीजनिंग समझ में आएगी, ठीक है? तो प्लेयर नंबर 1 तो आप सभी को पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू है, जो लगातार अपने देश को वॉर फुटिंग में रखना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि वो वॉर फुटिंग में रखना चाहता है। बात बहुत सिंपल सी है। जब आपके देश में वॉर नहीं हो रही होती है तो आप इंटरनल पॉलिटिक्स में बिजी होते हैं, पर आप ध्यान रखिए, जैसे ही वॉर का माहौल बनता है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान के साथ बना था, हम सब के सब अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके पीछे हो जाते हैं और उससे कोई सवाल नहीं करते। हाँ, ख़त्म होने के बाद सवाल जायज़ हैं और करने भी चाहिए, पर जब वॉर चल रही होती है तब सवाल नहीं करते हैं। और यही बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है, क्योंकि उसकी जो कोalition गवर्नमेंट इसराइल में है बहुत ही कमज़ोर फुटिंग में है, और चंद वोटों से अभी 3 दिन पहले ही बची है। सॉरी, फ्राइडे के 3 दिन पहले, यानी कि ट्यूसडे के दिन वो बहुत कम वोटों से बची हुई है। और ऐसा लोगों का मानना था कि नेतन्याहू के दिन ऐसा प्रधानमंत्री ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, क्योंकि गाज़ा की वॉर को दुनिया जिस नज़र से देख रही है उसको वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसीलिए ईरान के साथ वॉर शायद नेतन्याहू इस वजह से चाह रहा था। पर मेरे हिसाब से तो ये भी कारण नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या कारण है। प्लेयर नंबर 2 है ईरानियन लीडरशिप। देखिए, आपको जो मीडिया आपके सामने है ना, वो क्या करता है कि वो इंग्लिश के मीडिया को कॉपी करता है, अपना दिमाग कभी लगाता नहीं है। आपके भाई करस्पॉन्डिंग जाएंगे ना, करस्पॉन्डेंस जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? इसराइल और गाज़ा में वॉर हो रही है ना, तो इसराइल में जाएंगे और वो गाज़ा से गिरते हुए रॉकेट दिखाएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि इसराइल से कौन सी चीज़ें गाज़ा में गिर रही हैं, क्योंकि वो वहाँ कभी जाएंगे ही नहीं। पहले जाते थे, पहले मीडिया इतना घटिया नहीं था। ठीक वैसे ही यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही होगी तो वो वेस्ट का पर्सपेक्टिव लेके यूक्रेन की तरफ जाएंगे और रशिया से बम गिर रहे हैं ये बताएंगे आपको। वो रशिया की तरफ नहीं जाएंगे
और रशिया से आपको ये नहीं बताएंगे कि रशिया के बम के बदले में यूक्रेन फूल फेंक रहा है। ठीक है, अब मैं ये सारी बकर क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईरानी लीडरशिप जो है वो दो तरह के लोगों से मिलकर बनी है। एक है वहाँ की जो परमानेंट लीडरशिप है जिसमें आयतुल्ला खमैनी और उसके आसपास के लोग हैं, वहीं दूसरी जनता के द्वारा चुनी हुई लीडरशिप है जो कि काफ़ी लिबरल है और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। आयतुल्ला खमैनी वाली जो लीडरशिप है वो भी एक्चुअली बुरे रिश्ते नहीं चाहती है, पर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। तो इन दोनों के बीच में तनातनी है और इन दोनों का ही अमालगम जो है वो अमेरिका से बात कर रहा था। और दोनों ही गुट, इन दोनों में से कोई भी गुट जो है वो वॉर नहीं चाहता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान बहुत अच्छा है और ये और वो, मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से कोई भी गुट वॉर नहीं चाहता था क्योंकि वॉर से उसमें से किसी को भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होने वाला था और ये बात वो समझते थे। अब प्लेयर नंबर 3 है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक इंडिविजुअल जरूर है पर उनकी हरकतें वैसी ही होती हैं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की हरकत होती है। वो इसराइल का सही हो या गलत हो वो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे मैं इस बीच आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपको बुरी लगेगी पर मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है, एक बार फिर से मांग लेता हूँ। अगर आप किसी देश से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उस देश के रिलीजन से आपको नफरत है तो आप एक बेवकूफ़ आदमी हैं। पर किसी देश से आपको सिर्फ इसलिए मोहब्बत है क्योंकि आपको जिस धर्म से नफरत है वो भी उसी धर्म के खिलाफ है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त टाइप की थिंकिंग अगर आपकी है, माफ़ कीजिएगा, आप भी बेवकूफ़ हैं, आप भी अंधे हैं और ये अंधापन आपको एक आध दिन कुएं में गिराएगा। खैर, हम मुद्दे पे वापस लौटते हैं। तीसरा प्लेयर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए इसराइल के खिलाफ जाने का बहुत ही कम चांसेस बनते हैं। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल है वो ऐसे 4 साल हैं जब कोई नई वॉर स्टार्ट नहीं की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप को आप अच्छा माने बुरा माने कैसा भी माने, पर मुझे नहीं लगता कि वो आदमी किसी भी एंडलेस वॉर के पक्ष में है। और उसको पता था कि ईरान के साथ अगर कोई वॉर होगी तो वो एंडलेस वॉर होगी क्योंकि ईरान को ज़मीन पे हराना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, आप महीनों महीनों उसके ऊपर से बम गिरा सकते हैं उस पर अगर आप इन्वेड करेंगे तो ये वॉर लंबी खींचेगी और एंडलेस हो जाएगी और एंड में आप ही हारेंगे। ये बात इतनी अकल है डोनाल्ड ट्रंप को और वो ऐसी एंडलेस वॉर नहीं चाहता, इसीलिए तो वो बात कर रहा था। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को जानता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक्चुअली ना अमेरिका कंट्रोल करता है इसराइल को, बट बहुत हद तक ऐसा लगता है कि अमेरिका और इसराइल के हित जहाँ टकराते हैं वहाँ पे इसराइल को प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि इसराइल का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बहुत हद तक कब्जा है इस लॉबी का अमेरिका की पॉलिटिक्स में। इसीलिए मोस्टली जो इसराइल चाहता है वही अमेरिका की पॉलिटिक्स में होता है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी तरह पता है। इसीलिए उसने पब्लिक में कहा कि मैं ईरान से बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसराइल मेरी बातचीत के दौरान कोई वॉर स्टार्ट नहीं करेगा। तो फिर कैसे कर दिया इस पर बात करते हैं। और इससे पहले सबसे बड़े झूठ से पर्दा हटा दे दोस्त, एक न्यूक्लियर वेपन वाली कोई बात ही नहीं है। ये सब आपको बताएंगे क्योंकि इनको एक कारण देना है ना, राइट। मेरे को अगर आपको मारना है, मान लीजिए कि मेरी आपसे लड़ाई है और मैं आपको जान से मारना चाहता हूँ पूरी दुनिया के सामने, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐसी साजिश रचूंगा कि आप दुनिया के सामने विलेन नजर आए ताकि जब मैं आपको मारूं तो आपके पक्ष में कोई आवाज़ ना उठाए, समझे। ठीक वैसे ही कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। 1991 में इराक पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हॉस्पिटल से इंक्यूबेटर से बेबी निकाल के मार रहे हैं, इसलिए जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया 91 में तो सब लोगों ने बोला कि सही है। बाद में पता चला कि ये झूठ था। 2003 में अमेरिका को इराक पर वॉर करना था, उन्होंने कहा कि इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बाद में पता चला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं इराक के पास। लीबिया पे हमला करते समय, नो फ्लाई जोन लगाते समय ये कहा गया कि गद्दाफी और उसके दोस्त जो है नरसंहार करने वाले हैं। बाद में पता चला कि ऐसा कोई प्लान नहीं था। और अगर आप पीछे जाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ टॉन्किन में एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद अमेरिका जो है वो वियतनाम वॉर में पूरी तरह शामिल हो जाता है और बाद में पता चलता है कि गल्फ ऑफ टॉन्किन वाला जो इंसिडेंट है वो पूरी तरह फेक इंसिडेंट है, ऐसी कुछ चीज़ हुई नहीं थी। तो आप समझ गए, वॉर के पहले आपको जो बकचोदी बताई जाती है वो ज़्यादातर झूठ होती है, स्पेशली जब वॉर में अमेरिका और इसराइल शामिल हो। इसराइल का भी एक एग्जांपल है। इसराइल ने 6 डे वॉर में बिना किसी को बताए इजिप्ट और सीरिया के सारे जो विमान थे उनको हवा से मार गिराया। यानी कि इसराइल के विमान हवा में थे और ज़मीन में जो विमान थे उनको ख़त्म कर दिया गया। और फिर ये कहा गया कि भाई ये हम पे हमला करने वाले थे इसलिए हमने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। हमारे पास पूरी खबर थी कि ये हम पे हमला करने वाले थे इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है। बाद में
जब CIA के डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुए तो ये पता चला कि इसराइल को अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि इजिप्ट और सीरिया का कोई इरादा नहीं है तुम पे हमला करने का। और तो और बाद में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने ये खुद कहा कि हम दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं पर हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इजिप्ट और सीरिया की वायुसेना का हम पे हमला करने का कोई इरादा नहीं था, हमने सिर्फ इसलिए हमला किया ताकि वो भविष्य में सर न उठा सकें। यानी कि युद्ध के पहले जो झूठ बोले जाते हैं उनमें से यही न्यूक्लियर वाली जो बकचोदी है ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा मैं नहीं कहता कि उनका न्यूक्लियर कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। बट ये बात आप समझ लीजिए कि वो इतना यूरेनियम अगर इनरिच कर देते हैं ना तो वो ज़्यादा स्टेप नहीं बच जाते हैं बम बनाने के। बट अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का खुद ही कहना है कि ऐसा कोई वेपन्स प्रोग्राम ईरान के पास नहीं है फिलहाल। ऐसा मैं नहीं कहता, CIA कहती है। अब आपके न्यूज़ चैनल क्योंकि दिन रात बताते रहते हैं तो शायद आपको भी लगेगा कि भाई यार बेंजामिन नेतन्याहू तो कह रहा है ऐसा, और बेंजामिन नेतन्याहू तो इतना अच्छा दोस्त है अपना। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का 1993 के आसपास उदय हुआ जब वो प्रधानमंत्री बना। उस समय भी उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही कहा था कि ईरान कुछ ही महीने दूर है न्यूक्लियर वेपन बनाने के। 1993 में, यानी आज से लगभग 30 साल पहले। उसके बाद 1999 में जब वो UN में गया तब भी उसने यही कहा। 2010 में जब वो ओबामा के काल में अमेरिका आया तो अमेरिका की संसद को भी उसने यही कहा। हर बार वो 3 महीने दूर थे, हर बार वो कुछ महीने दूर थे। उसके बाद 2015 में भी आपको वीडियो मिल जाएगा जब नेतन्याहू कह रहा है कि बस 10-15 दिन दूर है ईरान। फिर 2020 का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, और 2024-25 में तो आपको पता ही है कि वो क्या बोल रहा है। देखिए, ईरान पे क्यों हमला करना चाहता है इसराइल, इस सवाल का जवाब ना थोड़ा लंबा है और मैं आपको फिर कभी बताऊंगा क्योंकि अभी आप सो जाएंगे। एक काम करता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे, इनफ कमेंट अगर आप इस बारे में करते हैं कि मैं बात करूं कि आखिर ईरान पे हमला क्यों करना चाहता है इसराइल, तो मैं उसके में एक लंबा वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल बात यह है कि इसी समय क्यों हमला किया गया, ठीक है ना। देखिए, ये बात भी समझना जरूरी है कि क्यों चाहता है ईरान पे हमला करना इसराइल। देखिए, मेरा मानना है कि एक सीरियल लायर है बेंजामिन नेतन्याहू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ आदमी है। मेरा मानना है कि वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है और इन सब चीज़ों के उसके पास कारण है, पर उन कारण को मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसी टॉपिक पर रहते हैं कि आखिर इसी समय क्यों हमला किया और अमेरिका क्यों वॉर को ज्वाइन करेगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही स्मार्ट आदमी है। उसको ये बात पता है कि ईरान को इसराइल अकेला नहीं हरा सकता है। मुझे पता है कि आपकी टीवी में रोज इसराइल के इतने गुणगान गाए जाते हैं, पर ईरान को इसराइल अकेला नहीं हरा सकता। ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बात इसराइल को भी पता है, ये बात ईरान को भी पता है, और ये बात भारत में जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाले हर आदमी को पता है। तो ये बात बनी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी ये बात समझ में आती है, पर उसे ये भी पता है कि ईरान को हराया जा सकता है अमेरिका के साथ मिलके। पर उसके सामने दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय वॉर के लिए तैयार नहीं है ईरान के साथ। मैं आपको बात कर रहा हूँ फ्राइडे और फ्राइडे से पहले की। तो ऐसा कैसे किया जाए, ऐसा कैसे हालात पैदा कर दिए जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को वॉर करनी पड़े। सबसे सिंपल है, आप वॉर को स्टार्ट कर दीजिए इसराइल की तरफ से ही। आपको पता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, और जब रिटेलिएट करेगा तो आपको नुकसान दिखाई देगा कहाँ पे, तेल अवीव में और इसराइल के दूसरे शहरों में। जब इस तरह का नुकसान लगातार दिखाई देने लगेगा तो अमेरिका का मीडिया हल्ला करेगा और डोनाल्ड ट्रंप पे घर से दबाव पड़ेगा कि वो इसराइल का साथ दे इस वॉर में, क्योंकि अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इसराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। वो अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए दिख जाएगा बट इसराइल के खिलाफ बोलते हुए नहीं दिखेगा। तो ये जो दबाव है ये मजबूर कर देगा डोनाल्ड ट्रंप को वॉर में आने के लिए, समझे आप। चलिए वॉर के बारे में बात करते हैं और फिर हम जानेंगे कि अमेरिका क्यों वॉर में शामिल होने वाला है। पर उससे पहले ना, लोगों की एक थ्योरी है जिससे मैं एग्री नहीं करता, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, लोगों का मानना है कि जो फ्राइडे नाइट को अटैक हुआ इसराइल पे, पहला अटैक, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह पता था। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था और वो फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी दे रहे थे ईरान और ईरान के लोगों को। वो ज़बरदस्ती बातों को आगे बढ़ा रहे थे ताकि इसराइल को इनफ टाइम मिल जाए। इसके अलावा लोगों का कहना है कि इतना बड़ा हमला अमेरिका की जानकारी के बगैर नहीं हो सकता, और जब इतनी सारे हमले की प्रिपरेशन में अमेरिका की मदद तो लगी होगी। तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ कि इतना बड़ा हमला जो है उसकी तैयारी तो अमेरिका के बिना नहीं हो सकती है, पॉसिबल पता है मुझे। बट अमेरिका और
इसराइल के जितनी भी जॉइंट ऑपरेशन होते हैं उनकी लीडरशिप अगर किसी के पास होती है तो वो है इसराइल। यानी कि इसराइल इस हमले को अमेरिका की इजाज़त के बिना भी इनिशिएट कर सकता था, और जो कि मेरे हिसाब से उसने किया। ठीक है ना, इसलिए मेरा नहीं मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में पता था कि यह हमला होने वाला है। मेरे हिसाब से उसे सिर्फ कुछ मिनटों पहले ही बताया गया, जब वो हमला रोकने की स्थिति में नहीं था। और तो और कभी कभी ना ये बातें जानबूझ के अपने लीडर को नहीं बताई जाती हैं ताकि उसके पास एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जैसी कोई चीज़ हो। अब जो आगे चीज़ें हुई उनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्राइडे नाइट को ईरान पे हमला किया इसराइल ने, और ऐसा पेश किया कि भाई इसराइल की ईरान की पूरी लीडरशिप ख़त्म हो गई है, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो गया है। यानी कि पूरी तरह ईरान के आसमान पे कब्जा है इसराइल के विमानों का। एक प्रकार से इसराइल ने ये घोषित कर दिया कि वो वॉर तो लगभग अभी ही जीत चुके हैं, और ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बता भी दिया होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास दो रास्ते थे। या तो वो ये एक्सेप्ट करता पूरी दुनिया के सामने कि उसको इस वॉर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो कि मार्को रूबियो ने कहा। उन्होंने कहा, मार्को रूबियो जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप के पास दो ऑप्शन थे। ये पहला ये कि वो ये बोलता पूरी दुनिया से कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, पर अगर वो ऐसा कहता तो वो एक अत्यंत ही वीक राष्ट्रपति, कमजोर राष्ट्रपति दुनिया के सामने नजर आता, जो कि वो बिल्कुल नजर नहीं आना चाहता था। और दूसरा ऑप्शन था ये कि भाई ऐसा है कि ये तो वॉर जीत ही रहे हैं, तो अपन क्रेडिट भी ले दो थोड़ा सा और बोलो कि हमने नहीं करवाया है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पर आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके वजह से अमेरिका इस वॉर में एंटर करेगा। आगे जो हुआ उसके बारे में मुझे पता था, उसके बारे में बिन नेतन्याहू को पता था, उसके बारे में हर वो आदमी जिसको जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत भी समझ है उसको पता था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान ने रिटेलिएट किया। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सिर्फ फ्राइडे नाइट को ही रिटेलिएट नहीं किया, शनिवार को भी रिटेलिएट किया, संडे को भी रिटेलिएट किया, मंडे को भी रिटेलिएट किया, और आज सुबह मंगलवार को भी रिटेलिएट किया। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी ईरान से। अब आपका मीडिया भले ही कुछ बता रहा होगा, पर पलड़ा भारी ईरान का होने लगा। इसी मौके का इंतजार नेतन्याहू कर रहा था। नेतन्याहू बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसे पूरी तरह पता था कि यही होने वाला है। और जब पलड़ा ईरान का भारी हो जाएगा तब अमेरिका को झक मार के इस वॉर में शामिल होना पड़ेगा। और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि अमेरिका भी इस वॉर में शामिल होगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में नीचे लिख के कहा है कि तेहरान खाली कर दो। तो उससे पता चल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में हार मान चुका है, और उसके पास इसराइल का साथ देने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी जो चेन ऑफ इवेंट है मैंने आपको एक एक करके समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भावनाओं का ख्याल ना रखते हुए सच बताते रहूं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडिया इन द वर्ल्ड, और ध्यान रखिए नॉलेज एकलौती ऐसी दवाई है जो आपको चूतियापे की बीमारी से बचाती है। ठीक है, टेक केयर।